नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जशवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे और हमने उदयपुर संभाग के दुर्ग पढ़ लिए, जयपुर संभाग के दुर्ग पढ़ लिए, बीकानेर संभाग के दुर्ग भी पढ़ लिए हमने, और आज हम पढ़ेंगे भरतपुर संभाग के दुर्ग। भरतपुर संभाग के दुर्ग। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिला आते हैं देखना। नंबर 1 भरतपुर, नंबर 2 धौलपुर, नंबर 3 सवाई माधोपुर और नंबर 4 करौली। ये 4 जिले भरतपुर संभाग में। तो आज हम पहली क्लास में इन भरतपुर संभाग के 4 जिलों के जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनके ऊपर एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं भरतपुर जिले के भरतपुर के दुर्ग। कौन से दुर्ग हैं भरतपुर जिले में? तो सबसे पहले हम भरतपुर दुर्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है लेते हैं लोहागढ़ दुर्ग। दुर्ग का नाम लेते ही पहली बात हमारे दिमाग में आती है श्रेणी। तो किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था वर्गीकरण में एक पारिक दुर्ग है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है और जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग। दूसरा भूमि दुर्ग भी है, भूमि दुर्ग की श्रेणी में, इसे हम स्थल दुर्ग भी कह सकते हैं। और तीसरा है पारी दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर मिट्टी का परकोटा है। अब बात आती है निर्माण की। तो इस दुर्ग का निर्माण 1733 से 1741 ईस्वी के मध्य भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया था। 1733 से 41 के मध्य जाट महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। बहुत ही महान योद्धा थे, बहुत ही शक्तिशाली और बड़े राजा थे। जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। और दोस्तों इस दुर्ग में जो खाई है, इस खाई को भरने के लिए मोती झील से, इस खाई को मोती झील से सुजान गंगा नहर से भरा जाता था। जो दुर्ग के चारों ओर खाई है उसे किस झील से भरा जाता था? मोती झील से एक नहर निकाली गई थी, सुजान गंगा नहर। इस नहर से भरा जाता था। और मोती झील कहां पर है? मोती झील रूपारेल और बाणगंगा नदियों पर
बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। दोबारा देखिए, भरतपुर का पहला दुर्ग लिया हमने लोहागढ़ दुर्ग। इसकी श्रेणी है पारीक दुर्ग है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर क्या है, गहरी खाई है। दूसरा भूमि दुर्ग है, क्योंकि जमीन के ऊपर है, इसको स्थल दुर्ग भी कहते हैं। भूमि दुर्ग का दूसरा नाम पारीक दुर्ग है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर मिट्टी का परकोटा है। निर्माण की बात करें तो निर्माण 1733 से 1741 के मध्य जाट महाराजा सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों, जाट महाराजा सूरजमल जी को जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ये जो गहरी खाई है, इसको भरने के लिए वहाँ मोती झील है, मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई, इस नहर से इसको भरा जाता था। और ये जो मोती झील है, ये रूपा रेल और बाण गंगा नदियों को रोक करके बांध बनाकर इस झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दुर्ग की उपनाम। तो दुर्ग के उपनाम देखिए, नंबर 1 अजयगढ़, ये कभी नहीं जीता गया। अभेद दुर्ग, इसको कभी नहीं भेदा गया। पूर्वी सीमांत का प्रहरी, पूर्वी सीमा से जो भी कुछ होता था उसकी रक्षा करता था। तो अजयगढ़ है, अभेद दुर्ग है, पूर्वी सीमांत का प्रहरी, और इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं, मिट्टी का दुर्ग। ये इसके 4 उपनाम हैं। दुर्ग में बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन दुर्ग के 2 दरवाजे महत्वपूर्ण हैं। 2 दरवाजे मुख्य हैं। पहला है उत्तरी दरवाजा, और इस दरवाजे की विशेषता क्या है कि इस दरवाजे पर अष्टधातु का बना हुआ गेट लगा हुआ है। अष्टधातु का बना हुआ गेट लगा है। और दोस्तों, ये जो अष्टधातु का जो दरवाजा है, जो उत्तरी दरवाजे पर लगाया गया है, ये गेट है, इसको 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के खजाने को लूटा उन्होंने, और लाल किले से इस अष्टधातु के दरवाजे को उतार करके उन्होंने लोहागढ़ के उत्तरी दरवाजा पर लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये अष्टधातु का दरवाजा वही दरवाजा है जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से उतार करके अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजे को लगाया कहाँ पर, दिल्ली के सीरी के दुर्ग में। सीरी के दुर्ग से फिर मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे लाल किले में लगा दिया, और 1765 में लाल किले से जाट महाराजा जवाहर सिंह ने वहां से उतार के लाके इस उत्तरी दरवाजे पर इसको लगा दिया। देखिए, इस अष्टधातु इस दरवाजे को 1765 ईस्वी में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के बाद लाल किले से लाकर लोहागढ़ में लगा दिया। तो जो अष्टधातु दरवाजा है, इस दरवाजे को 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के बाद
लाल किले से लाकर लोहागढ़ में लगा दिया था। और पुनः सुनना, ये अष्टधातु का दरवाजा वही दरवाजा है जिसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दरवाजे से लेकर आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली के सीरी के किले में लगा दिया। फिर मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे लाल किले में लगाया और 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के बाद लाल किले से ला करके इसे लोहागढ़ दुर्ग में लगा दिया। दूसरा दरवाजा है दक्षिणी दरवाजा। इसे लोहिया दरवाजा भी कहते हैं। लोहिया दरवाजा। दोबारा देखिए, दुर्ग के 5 उपनाम हैं। इसे अजयगढ़ कहा जाता है, ये कभी नहीं जीता गया। अभेद दुर्ग है, कभी नहीं भेदा गया। पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहा जाता है। मिट्टी का दुर्ग है और इसके 2 मुख्य दरवाजे हैं। एक का उत्तरी दरवाजा है, इस पर अष्टधातु का बना हुआ गेट लगा हुआ है। इस दरवाजे को 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय करके दिल्ली के खजाने को लूट करके लाल किले से इसको उतार करके इसको ला करके लोहागढ़ में लगा दिया। और मैं पुनः बता रहा हूं कि ये अष्टधातु का दरवाजा वही दरवाजा है जिसे 1303 में चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी लेकर के दिल्ली आया था। उन्होंने इसे सीरी के किले में लगाया और मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे लाल किले के दरवाजे पे लगा दिया। वहां से 1765 में जाट महाराजा जवाहर सिंह ने ला करके लोहागढ़ दुर्ग में लगाया। दुर्ग में 2 विशाल बुर्ज हैं। 2 विशाल बुर्ज हैं। दो विशाल बुर्ज हैं। एक बुर्ज का नाम देखिए, जवाहर बुर्ज। इसका निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली विजय की याद में करवाया था। 1765 में दिल्ली विजय की याद में कराया था। और दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है देखिए, इसी बुर्ज पर, इसी जवाहर बुर्ज पर जाट महाराजाओं का राज्याभिषेक या राजतिलक होता था। तो इसी जवाहर बुर्ज पर राज्याभिषेक होता था। दूसरी बुर्ज है फतेह बुर्ज। इसका निर्माण 1806 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय की याद में करवाया था। यहां एक नोट देखिए दोस्तों, 1805 में, ध्यान से देखना, 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने, ध्यान से देखना इसको, लॉर्ड लेक ने दुर्ग पर एक के बाद एक 5 आक्रमण किए। 5 असफल आक्रमण किए। 5 आक्रमण विफल हो गए और बाद में लॉर्ड लेक को महाराजा रणजीत सिंह से संधि करनी पड़ी। इस आक्रमण का कारण जो था, वो कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह ने
महाराजा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को दुर्ग में शरण दी थी। जसवंत राव होलकर को शरण दी थी, अंग्रेजों ने इसे मांगा और महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें देने से मना कर दिया। तो लॉर्ड लेक ने दुर्ग पर एक के बाद एक 5 आक्रमण किए, 5वां आक्रमण विफल हो गए। कारण था महाराजा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को शरण दी, अंग्रेजों ने मानने से इसे अंग्रेजों ने जब मांगा तो महाराजा ने ये लौटाने से मना कर दिया। दोबारा देखिए, दुर्ग में 2 विशाल बुर्ज हैं। एक बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज। इसका निर्माण 1765 में दिल्ली विजय की याद में महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था और इसी बुर्ज पर बैठा करके जाट महाराजाओं का राज्याभिषेक या राज तिलक किया जाता था। दूसरी बुर्ज है फतेह बुर्ज। इसका निर्माण 1806 में महाराणा रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों पर विजय की याद में करवाया था। और दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1805 में। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने दुर्ग पर एक के बाद एक आक्रमण किए, 5वां आक्रमण असफल हो गए। अंग्रेज लॉर्ड लेक का दुर्ग पर आक्रमण करने का कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी और अंग्रेजों के मांगने पर लौटाने से मना कर दिया था। दोस्तों ये दुर्ग अंग्रेजों और मुगलों द्वारा कभी नहीं जीता गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा कभी नहीं जीता गया। दुर्ग में जाट महाराजाओं की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर है। तो दुर्ग में जाट महाराजाओं की कुल देवी कौन सी? राजेश्वरी देवी है, राजेश्वरी माता, इनका मंदिर भी है। और दुर्ग में एक स्थान है कचहरी कला, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है कचहरी कला। इसे दीवान ये आम भी कहा जाता था। और आपको ध्यान होगा कि 18 मार्च 1948 को, ध्यान से देखना, 18 मार्च 1948 को एकीकरण के समय मत्स्य संघ का उद्घाटन सरदार पटेल ने इसी कचहरी कला भवन में किया था। तो अंग्रेजों और मुगलों द्वारा यह दुर्ग कभी नहीं जीता गया। जाट महाराजाओं की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर है इस दुर्ग में, और इसमें एक कचहरी कला है और जिसे दीवाने आम भी कहते हैं। और इसी में 18 मार्च 1948 को एकीकरण के समय मत्स्य संघ का उद्घाटन सरदार पटेल ने इसमें किया था। और दुर्ग के बारे में है हटजारे गोरा राज भरतपुर को, हटजारे गोरा राज भरतपुर को, ये दुर्ग के बारे में कथन है। तो ये आपका लोहागढ़ हुआ। अगला देखिए भरतपुर का दूसरा दुर्ग डीग का दुर्ग। दोस्तों ये भरतपुर के डीग में है। भूमि दुर्ग है, ये भी पार्क दुर्ग है, खाई है इसके चारों ओर भी। और इसका निर्माण 1730 में महाराजा सूरजमल के पिता
बदन सिंह ने करवाया था। तो डीग का दुर्ग भूमि दुर्ग है, पारिक दुर्ग भी है, और ये भरतपुर के डीग में है। 1730 में महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसी में जाट महाराजा सूरजमल द्वारा बनाए गए भवन है, महल है, वो मैं आपको महलों के अंदर पढ़ाऊंगा। तीसरा दुर्ग है कुम्हेर का दुर्ग, ये भरतपुर में है। चौथा दुर्ग है थून का दुर्ग, ये डीग भरतपुर में है। पांचवा है वैर का दुर्ग, ये वैर तहसील भरतपुर में है, और इसका निर्माण भी बदन सिंह ने करवाया था। तो डीग का दुर्ग भूमि दुर्ग है, पारिक दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण 1730 में महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने करवाया था, और इसमें महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर महल है, वो महलों वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। और कुम्हेर का दुर्ग ये भी भरतपुर में है। थून का दुर्ग ये डीग भरतपुर में है। बैर का दुर्ग ये बैर भरतपुर में है। इसका निर्माण बदन सिंह ने ही करवाया था। अब भरतपुर का एक और बढ़िया दुर्ग देखिए, बयाना का दुर्ग। देखिए दोस्तों, बयाना का दुर्ग भरतपुर की बयाना में श्रेणी की बात करें तो गिरी दुर्ग है, और ये जिस पहाड़ी पर है ये मानी पहाड़ी पर है। पहाड़ी का नाम क्या है? मानी। और निर्माण करवाया था इसका 1040 ईस्वी में यादव वंशीय राजा विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो बयाना का दुर्ग भरतपुर के बयाना में है, श्रेणी गिरी दुर्ग है, और जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी। निर्माण 1040 ईस्वी में यादव वंशी राजा विजयपाल ने करवाया था। दुर्ग के उपनाम देखिए या दुर्ग के अन्य नाम। तो पहला उपनाम है विजयगढ़ी या विजय मंदिर गढ़। ये नाम निर्माता के नाम पर निकाला गया है, क्योंकि इसको निर्माता कौन था? विजयपाल। तो उसी के नाम पर यह विजयगढ़ी रखा गया। दूसरा उपनाम है सोनी दुर्ग, और सोनी दुर्ग ये नाम पुराणों में भी मिलता है। ये नाम इसका पुराणों में मिलता है, सोनी दुर्ग। तीसरा मुस्लिम ग्रंथों में इसका नाम बयाना का दुर्ग या सुल्तान कोट मिलता है। तो मुस्लिम जो ग्रंथ हैं, मुस्लिम ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है? बयाना का दुर्ग या सुल्तान कोट। चौथा बाणासर का दुर्ग। ये नाम प्राचीन काल में इस जगह का यही नाम था। प्राचीन काल में इस जगह का यही नाम था। अब दोस्तों यहां पर एक नोट देखिए आप, कि बयाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बयाना मध्यकाल में
बयाना मध्यकाल में, ध्यान से देखना, मैं दोबारा आ रहा हूं समझाने के लिए। बयाना मध्यकाल में उस कोटि की नील उत्पादन का मुख्य केंद्र था। बयाना मध्यकाल में उस कोटि की नील उत्पादन का मुख्य केंद्र था। और इस बात की जानकारी किसने दी है? 1618 में डच यात्री फ्रेंको, ध्यान से देखना, डच यात्री फ्रेंको स्पेसलेस्ट यहां आया था और इसी ने इस नील की खेती के बारे में बताया था। दोबारा देखिए, दुर्ग के जो उपनाम है या अन्य नाम है, पहला नाम इसके निर्माता के नाम पर रखा गया विजयगढ़ी या विजय मंदिरगढ़। ठीक है, इसे सोनी दुर्ग भी कहते हैं। यह नाम पुराणों में मिलता है। मुस्लिम ग्रंथों में इसे बयाना का दुर्ग या सुल्तान कोट कहा गया है। और इसे बाणासुर का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में यह दुर्ग जहां बना हुआ है इस जगह का नाम बाणासुर ही था। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बयाना मध्यकाल में उस कोटि की नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है कि 1618 में डच यात्री फ्रेंको स्पेल्स यहां आया था। इसी ने इस नील की खेती के बारे में अपने ग्रंथ में लिखा था। और ये क्वेश्चन भी आ गया है कि मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा कस्बा उच्च कोटि की नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा था? बयाना। ओके दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक भी इस दुर्ग में रुका था, कई बार रुका है वो, इस दुर्ग में रुका था। और दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ने यहां एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी आ गया है। भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने यहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, ये विजय स्तंभ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कौन सा है? इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। तो भारत का प्रथम कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ इसी बयाना दुर्ग में है, जिसका निर्माण भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने करवाया था। अब दुर्ग के जो दर्शनीय स्थल है वो देखिए। दर्शनीय स्थल में हम ले रहे हैं सबसे पहले ऊषा मस्जिद। दोस्तों, इसका निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था। और निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। भीमलाट, ये एक ऊंचा स्तंभ है और इस भीमलाट को राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं। और इसका निर्माण कराया था राजा विष्णुवर्धन ने। निर्माण करवाया था
राजा विष्णुवर्धन। दोबारा आइए, फिरोज तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था, तुगलक वंश का, वो भी इस दुर्ग में कई बार रुका है। भारत का नेपोलियन कौन था? गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने इस दुर्ग में विजय स्तंभ अर्थात कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये जो बयानामे समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का प्रथम कीर्ति विजय स्तंभ कौन सा था? चित्तौड़गढ़ वाला नहीं, बल्कि ये बयाना दुर्ग वाला। दर्शनीय स्थलों में हमने सबसे पहले लिया ऊषा मस्जिद। ऊषा मस्जिद का निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था। ये लाल बलुआ पत्थर में से निर्मित है। और दोस्तों यहां एक नोट मैं भूल गया, उसको देखिए। दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। किसको? ऊषा मस्जिद को। तो ऊषा मस्जिद का निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने ऊषा मस्जिद ये ऊषा मंदिर था, सॉरी। तो ऊषा मंदिर का निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और बाद में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने ऊषा मंदिर को क्या कर दिया? मस्जिद के रूप में बदल दिया। दूसरा था भीमलाट। ये एक ऊंचा स्तंभ है और इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। इसका निर्माण कराया था राजा विष्णुवर्धन ने। तीसरा देखिए, तीसरा जो दर्शनीय स्थल है वो देखिए, अकबर की मस्जिद। चौथा जहांगीरी मीनार। पांचवा लोधी मीनार। छठा दाऊद खां की मीनार। तो अकबर की मस्जिद है, इसमें जहांगीरी मीनार है, लोधी मीनार है और दाऊद खां मीनार भी है। इसकी आकृति कुतुब मीनार जैसी, दिल्ली के कुतुब मीनार जैसी इसकी आकृति है। अब हम ले रहे हैं अगला, इसी संभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। और ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आती है श्रेणी। तो श्रेणी में ये गिरिदुर्ग है। वर्गीकरण में मैंने बताया था कि अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। दूसरा एरन दुर्ग है। और एरन दुर्ग कैसा होता है? जिसका रास्ता बहुत ही कठिन या दुर्गम हो, पेड़ हो, कांटे हो, उबड़ खाबड़ हो, पत्थर हो, नदियां हो, नाले हो। तीसरा वन दुर्ग। वन दुर्ग कैसा होता है? जिसके चारों ओर घने पेड़ हो, वृक्ष हो। तो तीन श्रेणी में आता है, गिरिदुर्ग है, एरन दुर्ग है, वन दुर्ग। अब निर्माण को लेकर तीन मत हैं। इस दुर्ग के निर्माण को लेकर कितने मत हैं? तीन मत हैं। नंबर एक, 8वीं सदी में चंद्रवंशी राजा रंतिदेव ने इसका निर्माण करवाया। पहला मत तो यह है। दूसरा,
944 यानी कि 10वीं सदी, 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथंभन ने इसका निर्माण करवाया। तीसरा जो मत है वो है 8वीं सदी में चौहान राजा जयंत ने इसका निर्माण कराया। 8वीं सदी में चौहान राजा जयंत ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों सर्वाधिक मान्य मत यही है, सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, किसका निर्माण 8वीं सदी में चौहान राजा जयंत ने करवाया। दोबारा देखिए, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है। श्रेणी ये एक गिरी दुर्ग है, अरावली पहाड़ियों में है। एरन दुर्ग है, दुर्गम रास्ता है। वन दुर्ग है, चारों ओर घने वृक्ष हैं। निर्माण को लेकर के 3 मत हैं। पहला मत है कि इसका निर्माण चंद्रवंशी राजा रंतिदेव ने करवाया। दूसरा मत है कि इसका निर्माण 944 अर्थात 10वीं सदी में चौहान राजा रणथंभन ने करवाया। और तीसरा मत है कि 8वीं सदी में चौहान राजा जयंत ने इसका निर्माण करवाया। और तीनों मतों में से सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, यही मत सर्वाधिक मान्य मत है। इस दुर्ग का वास्तविक जो नाम है, वास्तविक नाम रंतापुर है। और रंतापुर का मतलब होता है रण की घाटी में स्थित दुर्ग। तो वास्तविक नाम है रंतापुर। और रंतापुर का मतलब होता है रण मतलब युद्ध, रण की घाटी में स्थित दुर्ग क्या कहते हैं, रणथंभन, रंतापुर। ये दुर्ग अंडाकार ढांचे में अरावली की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अंडाकार ढांचे में अरावली की चारों ओर 7 पहाड़ियां और उनके बीच में एक अंडे के आकार में यह दुर्ग स्थित है। और दोस्तों यहां पर एक बहुत बढ़िया कथन है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर घने वन और पहाड़ हैं। और इसी कारण अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर ही बख्तरबंद है, यानी कि कपड़े पहने हुए। देखिए, दुर्ग चारों ओर से घने वन और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी कारण अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर ही बख्तरबंद है। देखिए, चारों ओर से घने वन और पहाड़ियों से घिरा हुआ है रणथंभौर। इसी कारण अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर ही क्या है, बख्तरबंद है। दुर्ग के उपनाम कौन कौन से, देखिए, दुर्गाधिराज,
दुर्गाधिराज, यानी कि दुर्गों का सिरमौर दुर्ग तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दुर्गाधिराज का मतलब दुर्गों का राजा, तो दुर्गों का राजा कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। ये क्वेश्चन भी आ गया कि दुर्गों का राजा किस दुर्ग को कहा जाता है, तो इस शब्द से ये लिखा दुर्गाधिराज, दुर्गों पर अधिकार करने वाला राजा, तो दुर्गाधिराज। दूसरा दुर्गाधिकरण, दुर्गों को अधीन करने वाला। और तीसरा देखिए हमीर की आन बान का प्रतीक। हमीर कौन सा? रणथंभौर का चौहान राजा जो सबसे शक्तिशाली था, तो हमीर की आन बान का प्रतीक। तो पुनः देखिए दुर्ग का वास्तविक नाम है रणतपुर और उसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित दुर्ग। रण मतलब युद्ध। यह दुर्ग अंडाकार ढांचे में अरावली की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या अरावली की 7 पहाड़ियों के मध्य अंडाकार ढांचे में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर से घने वन और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी कारण अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसके बारे में कमेंट किया है कि राजस्थान के सभी अन्य दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर ही बख्तरबंद है। उपनाम में दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा, दुर्गाधिकरण, हमीर की आन बान का प्रतीक। दोस्तों ये दुर्ग, इस पर दिल्ली, मालवा, मेवाड़ के नजदीक होने से बहुत सारे आक्रमण हुए। दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के नजदीक होने से इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए। और पहला बड़ा आक्रमण हुआ 1191-92 में। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया। तो मालवा, दिल्ली और मेवाड़ की सीमा के नजदीक होने पर की वजह से इस पर बार बार आक्रमण हुए। पहला बड़ा आक्रमण 1191-92 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर आक्रमण करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1291-92 में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर 2 बार असफल आक्रमण किए। तो 1191-92 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर 2 बार आक्रमण किए, दोनों बार वो विफल हो गया। और इस विफलता पर उन्होंने फिर क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की मूस के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की मूस के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों जब अंगूर खट्टे होते तो अंगूर नहीं आते तो लोमड़ी क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। जब ये जीत नहीं पाया तो इसने अपना बचाव किया कि मैं ऐसे क्या है ये, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान की मूस के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और ये कथन आ गया है, इस प्रकार चला गया। और अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर आक्रमण करने का एक कारण ये भी रहा था क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की 2 बार विफलता खिलजियों के प्रति एक तरह से दोष था, तो उसको मिटाने के लिए भी तो दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के नजदीक होने से इस पर बहुत आक्रमण हुए। 1191-92 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया। और 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर 2 बार असफल आक्रमण किए और दोनों ही बार ये विफल हो गया। और फिर उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की मूस के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसी सेखी भगा करके ये निकल गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगला जो आक्रमण होता है वो बहुत भयानक होता है।
अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। और उसके आक्रमण का मुख्य कारण मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति होती, उसकी महत्वाकांक्षा। वो राजस्थान के दुर्गों पर, राजस्थान के राजाओं पर सुदृढ़ दुर्गों पर अधिकार करके दक्षिण भारत और गुजरात को जीतना चाहता था। तो उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति। दुर्ग का साका। तो देखिए दोस्तों, दुर्ग का साका कब हुआ? दुर्ग का साका हुआ जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया और दुर्ग पर उसने धोखे से अधिकार किया, क्योंकि हमीरदेव चौहान, यहाँ का राजा कौन था? हमीरदेव चौहान, उसके सेनापति रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया। उनके विश्वासघात के बाद में दुर्ग के गेट खुले और हमीरदेव चौहान बहादुरी से लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ। हमीरदेव चौहान की रानी रंग देवी और उसकी पुत्री देवल देव के नेतृत्व में वहां दुर्ग के पार्श्व भाग में पीछे में एक तालाब है, पदम तालाब, उसमें महिलाओं ने कूद करके जौहर किया। यह जल जौहर था और राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है और राजस्थान का अंतिम जल जौहर भी माना जाता है। और 11 जुलाई को यह हो गया। 13 जुलाई को अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया और इसी के साथ रणथंभौर के चौहानों की शाखा का भी अंत हो जाता है। तो दुर्ग का साका देखिए, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। रणमल और रतिपाल के विश्वासघात से अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यहां का राजा हमीरदेव चौहान बहादुरी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और दुर्ग की महिलाओं ने हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री देवल देवी के नेतृत्व में पदम तालाब में कूदकर जल जौहर किया। यह है राजस्थान का प्रथम साका और अंतिम जल जौहर माना जाता है। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और हमीरदेव के सेनापति रणमल रतिपाल के विश्वासघात से अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान जो यहाँ का राजा था वीरगति को प्राप्त हुआ। महिलाओं ने हमीरदेव की रानी रंग देवी और पुत्री देवल देवी के नेतृत्व में पदम तालाब में कूदकर जल जौहर किया। ये राजस्थान का प्रथम साका और प्रथम और अंतिम जल जौहर माना जाता है। और 13 जुलाई को दुर्ग पर अधिकार हो गया। बाद में रणमल और रतिपाल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, 13 जुलाई 1301 को दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और दुर्ग में जाते ही अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए। और यह दृश्य देखा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी इतिहासकार था अमीर खुसरो, वो इसके साथ था। तो जब उसने देखा कि मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं तो अमीर खुसरो ने कहा कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर बन गया।
देखिए आप ये, क्योंकि जैसे ही दुर्ग पर अधिकार किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए। अमीर खुसरो उसका दरबारी इतिहासकार उसके साथ था और उसने दृश्य देख करके लिखा कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर बन गया है। कुफ्र यहाँ किसको कहा गया है? उसने रणथम हमीर देव चौहान को कुफ्र कहा है और इस्लाम मतलब अलाउद्दीन खिलजी को कहा। और ये बहुत, क्योंकि अमीर खुसरो उनके साथ था इस अभियान में, और अमीर खुसरो ने इस अभियान का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतवा, और इसी का दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार था, वो इस अभियान में साथ था और इस अभियान का आंखों देखा वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतवा में किया है। इसी का दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। तो कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर बन गया, ये आ गया है। ये अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी ने जब मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए तब ये कहा था और उसने आंखों देखा वर्णन अपने इस ग्रंथ में इस अभियान का किया है। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग को शिकारगाह में बदल दिया। तो महाराजा मानसिंह जो जयपुर के आमेर के थे, उन्होंने इस दुर्ग को शिकारगाह में बदल दिया। आमेर के ही महाराजा पृथ्वीराज और सवाई जयसिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया, इसकी मरम्मत करवाई और जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने यहां पर अपने नाम से सवाई माधोपुर कस्बा बसाया। तो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने इसी के पास, दुर्ग के पास, अपने नाम से सवाई माधोपुर कस्बा बसाया और यही सवाई माधोपुर कस्बा वर्तमान का सवाई माधोपुर जिला है। तो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने दुर्ग के पास ही सवाई माधोपुर का कस्बा बसाया। आगे चलकर वर्तमान में यही सवाई माधोपुर का कस्बा सवाई माधोपुर जिला कहलाता है। तो सवाई माधोपुर जिला का संस्थापक सवाई माधो सिंह थे। खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध 1527, खानवा के युद्ध में घायल होने पर, खानवा के युद्ध में घायल होने पर राणा सांगा को बसवा से रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था। दोबारा देखिए, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग को शिकारगाह में बदल दिया था। आमेर के महाराजा पृथ्वीराज और सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई, इसका जीर्णोद्धार करवाया। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने दुर्ग के पास ही सवाई माधोपुर नाम का एक कस्बा बसाया अपने नाम से। वर्तमान में यही सवाई माधोपुर कस्बा सवाई माधोपुर जिला कहलाता है। खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए थे तो महाराणा सांगा को दौसा की बसवा लाया गया और बसवा से फिर इनका इलाज करने के लिए कहाँ लाया गया? रणथंभौर दुर्ग में लाया। ये क्वेश्चन आ गया कि खानवा के युद्ध में घायल होने पर महाराणा सांगा को कहाँ लाया गया? रणथंभौर दुर्ग में लाया गया। अकबर ने इसमें एक टकसाल की स्थापना की। टकसाल की स्थापना की। टकसाल जानते हो ना, जहां सिक्के ढाले जाते हैं,
तो मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ टकसाल की स्थापना की और इस दुर्ग को अकबर ने आमेर के जगन्नाथ कछुआ को जागीर के रूप में दे दिया। तो मुगल सम्राट अकबर ने एक टकसाल की स्थापना की और आमेर के जगन्नाथ कछुआ को रणथंभौर दुर्ग जागीर के रूप में दे दिया। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए, दुर्ग के दर्शनीय स्थल, दुर्ग के दर्शनीय स्थल में सबसे पहला देखिए हमीर का महल, हमीर का महल। दूसरा हमीर की कचहरी, यहां बैठकर हमीर न्याय करता था। ठीक है। तीसरा देखिए रनिहार तालाब। चौथा दुर्ग के पार्श्व में पद्म तालाब था जिसमें कूदकर महिलाओं ने जल जौहर किया था। पांचवा देखिए जोगी महल, सुपारी महल और बादल महल। जोगी महल, सुपारी महल, बादल महल। और दोस्तों देखिए यहां पर एक नोट देखिए आप, सुपारी महल में तीन चीजें एक साथ हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, तीनों एक साथ है, तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना गया है। छठा देखिए 32 खम्भों की छतरी, ये हमीर के पिता जयसिंह, उसको जयसिम्हा भी कहा जाता था, जयसिंह की छतरी है। और 32 खम्भों की एक और छतरी है राजस्थान में, वो है भीलवाड़ा के माडलगढ़ में, और वो किसकी? जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो 32 खम्भों की छतरी है, ये हमीर के पिता जयसिंह की छतरी है, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और 32 खम्भों की दूसरी छतरी भीलवाड़ा के माडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की है। जोरा भोरा है, ये दोस्तों जोरा भोरा क्या है? अनाज के कोठे। ये क्वेश्चन आ गया है, जोरा भोरा क्या है? अनाज के कोठे। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, बहुत बार आ गया है क्वेश्चन कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, और इसका निर्माण कराया था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। दोबारा देखिए दर्शनीय स्थल में हमीर का महल है, बहुत सुंदर। हमीर की कचहरी, यहां बैठकर हमीर न्याय करता था। रनिहार तालाब, दुर्ग के पार्श्व में पद्म तालाब है जहां महिलाओं ने जल जौहर किया था। जोगी महल, सुपारी महल, बादल महल है। और सुपारी महल में बहुत ही सुंदर दृश्य, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ है। या मंदिर है, या मस्जिद है, या गिरजाघर है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का बहुत ही सुंदर समन्वय दिखाई देता है। 32 खम्भों की छतरी है, ये हमीर के पिता जयसिंह या जयसिम्हा की छतरी है, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसका निर्माण हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षों के लंबे कार्यकाल की याद में करवाया था। और 32 खम्भों की दूसरी छतरी भीलवाड़ा के माडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की है। जोरा बोरा है, ये जोरा बोरा अनाज के कोठे हैं।
पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रणथंभौर दुर्ग में, और इसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 9वां देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, इसके बारे में सब लोग जानते हो। अधूरा स्वपन, अधूरा स्वपन ये अधूरी छतरी के नाम से, और इसका निर्माण हाड़ी रानी कर्मावती ने करवाया था, क्योंकि ये किसी महाराणा सांगा की विधवा थी, इसे कर्णावती भी कहते हैं। 11वां देखिए, नौलखा दरवाजा, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। 12वां देखिए, अंधेरी दरवाजा, इसे त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। और दुर्ग में गणेश जी के मंदिर के पास, गणेश मंदिर के पास एक गुप्त जल स्रोत है, और इस गुप्त जल स्रोत को क्या कहते हैं, गुप्त गंगा कहते हैं। और दुर्ग के पास कुकुराज, कुत्ते की, दुर्ग के पास कुकुराज की घाटी है, और इस कुकुराज की घाटी में कुत्ते की छतरी है। तो देखिए 9वां जो दार्शनिक स्थल था, दर्शनीय त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, अधूरा स्वपन ये छतरी है, हाड़ी रानी कर्मावती ने इसका निर्माण करवाया था। नौलखा दरवाजा ये उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। अंधेरी दरवाजा ये त्रिपोलिया दरवाजा भी कहलाता है। गणेश मंदिर के पास एक गुप्त जल स्रोत है, जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। और कुकुराज की घाटी भी है, या कुत्ते की घाटी, और इसी के कुकुराज घाटी में कुत्ते की छतरी भी है। और हमीर के बारे में एक कथन है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, त्रिया तेल अमीर छठे ना, त्रिया तेल हमीर, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये दोस्तों हमीर के लिए है कि सिंह स्वन कि शेरनी एक बार में एक ही मेल बच्चे को जन्म देती है। सतपुरुष कभी झूठ नहीं बोलते, और केले में एक बार ही फल आता है, और महिला और पुरुष के विवाह में तेल एक बार चढ़ता है, उसके बाद उनका विवाह होना जरूरी है। और हमीर के जो हट चढ़ गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमीर अपने हट और शरणागत की रक्षा के लिए पूरे विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। यह आपका रणथंभौर का दुर्ग हो गया। और खंडार का दुर्ग भी कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, अब एक दुर्ग धौलपुर में भी है, धौलपुर का शेरगढ़। इसकी दो बातें याद रखना, एक तो ये पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ कहलाता है। पूर्वी सीमांत का प्रहरी कौन था, लोहागढ़। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़।
और पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़, धौलपुर का शेरगढ़। और दूसरी बात, यहां हून हुंकार तोप रखी है, ये अष्टधातु की तोप है और इसे धौलपुर के कीरत सिंह ने बनाया था। तीसरी बात इस दुर्ग के बारे में रखना कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो 3 राज्यों की सीमा पर है, यूपी, एमपी और राजस्थान। ये तीनों राज्यों की सीमाओं पर है। ठीक है दोस्तों, तो धौलपुर का शेरगढ़ पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ कहलाता है। हून हुंकार तोप है जो अष्टधातु की तोप है, इसका निर्माण कीरत सिंह ने करवाया था। और धौलपुर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो यूपी, एमपी, राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। करौली के दुर्ग देखिए, तिमनगढ़, इसके बारे में एक तो ये याद रखना कि इसे मूर्ति तस्करों का दुर्ग कहते हैं, मूर्ति तस्करों के रूप में फेमस है। दूसरा, यहां ननद भोजाई का कुआं है। ठीक है, करौली का तिमनगढ़ दूसरा दुर्ग है। करौली का ऊंटगिरी का दुर्ग, ये भी करौली में है। तीसरा है मंडरायल का दुर्ग और चौथा है बहादुरपुर का दुर्ग, ये भी करौली में है। तो तिमनगढ़ ये मूर्ति तस्करों का दुर्ग है या मूर्ति तस्करों के दुर्ग के लिए फेमस है। इसमें ननद भोजाई का कुआं है। ऊंटगिरी का किला भी करौली में है। मंडरायल का किला भी करौली में है। बहादुरपुर का दुर्ग भी करौली में है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज भरतपुर के संभाग के जो दुर्ग थे उनमें हमने चर्चा की। थोड़ी सी स्पीड जरूर ही, लेकिन ये संभाग पूरा हो गया। अगला संभाग हम अब 2 संभाग और बच गए, एक कोटा संभाग और एक अजमेर संभाग। अगली क्लास में हम इन दोनों में से दोनों दुर्गों को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।